जैसा मैंने आपसे कहा था कि ह्यूमन बीइंग्स में बहुत डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के हिसाब से आप एडल्टहुड में एक डिस्टिंक्ट मेल और एक डिस्टिंक्ट फीमेल मॉर्फोलॉजी को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना जो ईजियर मैंने आपको पार्ट कहा था, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वन ऑफ द ईजियर थिंग्स। बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें बहुत आसानी से ये समझ में आ जाता है एंड इट इज़ वेरी स्कोरिंग एज वेल। सो जब भी मैं ऐसी बात करता हूँ ईजियर, आई एम नॉट रिडिक्यूलिंग द टॉपिक, मेरे को हंसी इसलिए आती है क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने इसमें ढंग से क्या कर दिया है, टाइम को इन्वेस्ट कर दिया है और ढंग से समझ लिया है, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट 100% आएगा। मैं बड़ी आसानी से अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन आए तो 8 नंबर बड़ी जल्दी पॉकेट कर सकता हूँ। बस मेरे को करना ये है कि इसके बेसिक्स को मैं ढंग से समझता चला जाऊँ। बहुत स्टीरियोटाइप क्वेश्चन आएंगे, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जो मैं आपको करा रहा हूँ उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आएंगे और आपने अपनी तरफ से एक बारी अपनी टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी और हमारे वीडियोस को तैयार करके जाते हैं तो मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूं कि यू विल बी सेकंड टू नन इन दिस कंट्री। एंड दिस इज नॉट एरोगेंस ऑन माई पार्ट, दिस इज सेल्फ बिलीफ। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों का पढ़ाए हुआ क्वेश्चन ना आया हो, तो आपके साथ भी नहीं होगा। हैव कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग बिगिंस विद कॉन्फिडेंस। आप मेरा कॉन्फिडेंस देखिए और इसके साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। सो हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मैं यहां पर एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। दिस टर्म इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। सो ये शब्द आ गया प्राइमरी। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो है जो कि 2 चीजें बनाएगा। कीपिंग इट सिंपल, सो व्हाट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज एन ऑर्गन that is obviously involved in sexual mode of reproduction, but basically is making 2 things. One, the gamete of the sex. द गैमेट ऑफ द सेक्स, उस सेक्स का क्या बना रहा है? गैमेट बना रहा है। नंबर 2, इट ऑल्सो सिंथेसाइजेज द हार्मोन दैट लीड्स टू द रेगुलेशन और द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एंट्रेंस के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को 2 चीजें बनानी चाहिए। नंबर 1, दोनों बनानी चाहिए। नंबर 1 गैमेट और नंबर 2 वो हार्मोन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराने में मदद करेगा। ये दोनों चीजें जो बना रहा है वो कौन है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आप समझ गए होंगे कि इन ह्यूमन मेल्स दिस वुड बी टेस्टिस। अगर मैं सिंगुलर लिखूंगा तो टेस्टिस और प्लूरल लिखूंगा तो टेस्टीज लिखूंगा। TES और TES, दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल फॉर्म। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो गैमेट बनाता है उसे मैं स्पर्मेटोजून या स्पर्म कहूंगा और हार्मोन जो बनाएगा उसे मैं कहूंगा एंड्रोजन, और जो मेन एंड्रोजन है उसे मैं कहूंगा टेस्टोस्टेरोन। सो आप में से कई लोग जब मैंने कहा होगा जो हार्मोन बनाया तो वो सीधा क्या बोल रहे होंगे? टेस्टोस्टेरोन। तो बात सही है, लेकिन मैंने क्या कहा है? बेसिकली मेल सेक्स हार्मोन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन। कई तरह के होते हैं, उनमें जो मेन जो हमारे अंदर है वो कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ये नुआंस, ये बाल की खाल जो मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, सो दिस थिंग शुड बी ओवरी, क्योंकि वो 2 चीज़ें बनाएगी, एक तो ओवम या एग, उसको आप ओवम या एग कह सकते हैं। दिस इज द फीमेल गैमेट एंड द हार्मोन दैट रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एंट्रेंस। देखिए मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटे, सो प्लीज अंडरस्टैंड, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल इन कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, द आंसर इज ईस्ट्रोजन। It is not progesterone, mind you, progesterone is a pregnancy hormone. Progesterone pregnancy hormone है। progesterone का काम नहीं है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना फीमेल्स में काम किसका है? ईस्ट्रोजन का। सो हमने ये कहा कि ह्यूमन मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो ऑर्गन कौन है? टेस्टिस है। और ये टेस्टिस 2 चीज़ें बना रही है, एक तो मेल सेक्स का गैमेट जिसे हमने कहा है स्पर्म, और दूसरा वो हार्मोन जो कि रेगुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसको हम कह रहे हैं एंड्रोजन। और ये जो मेन एंड्रोजन है ये कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। अब इधर देखिए, ये मेरी बॉडी है। सो जब मैं बॉडी को डिवाइड करता हूँ तो आप ये जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स कॉर्डेट्स हैं। कॉर्डेट्स में भी मेटामेरिज्म होता है। मेटामेरिज्म सबसे पहले आया था एनिलिड्स में। सो बॉडी की सेगमेंट्स होती हैं, तो हमारी जो सेगमेंट्स है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन,
तो हमने कहा कि आपकी बॉडी की जो मेन सेगमेंट्स है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और ये अपेंडेजेस आपकी बॉडी में अटैच है। और यहाँ पर आप देखेंगे मस्कुलर डायफ्राम, जो कि इस पर्टिकुलर पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। डायफ्राम के ऊपर के पार्ट को आप कहेंगे थोरैक्स और डायफ्राम के नीचे आप कहेंगे एब्डोमेन। और फिर उसके बाद में आप पेल्विक बोन्स देखेंगे जिसे कॉक्सा कहेंगे, और एक बेसिन लाइक कैविटी बनेगी, उस कैविटी को आप कहते हैं पेल्विस। ये हमने डिस्कस किया था जब हमने स्केलेटल सिस्टम की बात की थी। सो लोअर एब्डोमिनल कैविटी को आप पेल्विक कैविटी कह सकते हैं, या लोअर मोस्ट बेसल पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी आप क्या कहेंगे, पेल्विक कैविटी कहेंगे। सो हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में मान लीजिए मैंने ये बॉडी बनाया और ये मैंने कहा ये मस्कुलर डोम शेप डायफ्राम है, और इस बेसिन लाइक कैविटी को मैं क्या कह रहा हूं, पेल्विस कह रहा हूं लोअर एब्डोमेन में। सो ये पेल्विक ब्रिम है, ब्रिम का मतलब हो गया अपर मार्जिन, यहां कहीं पर गोनैड्स डेवलप होते हैं। So that means in males the testes and in females the ovaries, they both develop initially, at least in males, in the lower abdominal cavity at the pelvic brim. So please understand this question, ह्यूमन मेल्स में जो टेस्टिस शुरू में बनती है वो टेस्टिस लोअर एब्डोमिनल कैविटी में बनती है, और वहीं पर जिसे हमने कहा पेल्विक ब्रिम। लेकिन फीटल लाइफ में सेकेंड मंथ के शुरुआत में, सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, बिगिनिंग सेकेंड मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ एंड टिल 7th month of इंट्रा यूट्राइन लाइफ, what is going to happen that this testis will come down and will come into a pouch that is outside the body, and this pouch is called as scrotum. इस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम, और ये टेस्टिस डिसेंड करके बॉडी के बाहर आ जाएगी, और इस पार्ट को आपने क्या कहा है, स्क्रोटम। ओवरी डिसेंट नहीं करती है, ओवरी यहीं बनेगी और यहीं रह जाएगी। लेकिन दिस इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, कि मेल्स में जो टेस्टिस है दैट डिसेंड्स फ्रॉम द लोअर एब्डोमिनल कैविटी इनटू अ पाउच, इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज आउटसाइड, दैट इट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, नो डाउट अबाउट इट, बट इट इज आउटसाइड द बॉडी, एंड दिस पाउच और द एक्सटेंशन ऑफ द एब्डोमिनल वॉल इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम का, कि इसका फायदा क्या है, व्हाई डज इट सो हैपन, ऐसा क्यों होता है कि टेस्टिस जो है वो डिसेंट करके कहाँ आती है, स्क्रोटम में आती है। तो हम सब जानते हैं कि अगर आप ये देख रहे हैं कि इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स is called as spermatogenesis. So if the spermatogenesis is to be effective, so होना ये चाहिए कि the testis must be exposed to a temperature which is 2 to 2.5 degrees Celsius lower than body temperature. प्लीज अंडरस्टैंड। सो हमने ये कहा कि एग्जाम में एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये आएगा कि ये टेस्टिस डिसेंड करने का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि स्क्रोटम में आप बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड को कम रख सकते हैं, और इसकी ये एक प्राइम रिक्वायरमेंट है किसके लिए, इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ये क्वेश्चन मैं ये मानता हूँ करीब करीब हर बच्चे को पहले से ही आता होगा, आप ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले आपको आता होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा हूं। एग्जामिनर ने अगर आपसे ये पूछ लिया कि स्क्रोटम में ऐसी क्या एडेप्टेशंस है जिसकी वजह से ये थर्मो रेगुलेशन बड़ी इफेक्टिवली अचीव हो सकता है स्क्रोटम में, आप शायद मेरा क्वेश्चन समझ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि डिसेंट क्यों किया, क्योंकि हमें टेम्परेचर कम चाहिए, लेकिन दूसरी चीज हम ये पूछ रहे हैं कि स्क्रोटम में ऐसी क्या स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है जिसकी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये थर्मो रेगुलेशन आप इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो अगर हम इधर इस डायग्राम को देखें तो ये जो स्क्रोटम है, ये जो स्क्रोटम की स्किन है, इसके नीचे एक सबकुटेनियस मसल होती है, इसके नीचे एक सबकुटेनियस मसल होती है। इस मसल को आप कहते हैं डार्टोस मसल, इस मसल को आप कहते हैं डार्टोस। इसकी वजह से जो स्क्रोटम की स्किन है वो बहुत ज़्यादा रूगोस होती है। सो द स्किन इज हाईली रूगोस। रूगोस का मतलब हो गया इट इज हाईली फोल्डेड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो हमने ये कहा कि देयर इज अ सबकुटेनियस मसल इन द स्क्रोटम जस्ट बीनीथ द स्किन, डार्टोस, जिसकी वजह से जो स्किन है वो हाईली कॉन्वोल्यूटेड या रूगोस या फोल्डेड है। इसका मतलब इस स्किन का सरफेस एरिया काफी ज्यादा है। सो इट हैज अ ह्यूज सरफेस एरिया।
और बेसिक थर्मोरेगुलेशन में ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी का, तो आप ये जानते हैं कि हीट प्रोडक्शन इज़ अ फंक्शन ऑफ द बॉडी साइज। मेरी बॉडी में जितने सेल होंगे उतनी ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। लेकिन हीट एक्सचेंज या हीट लॉस इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। सो हम ये कह रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस तो वॉल्यूम करती है और हीट एक्सचेंज कहाँ से होता है, सरफेस से एरिया से होता है। तो जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा हीट लॉस होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मेटाबॉलिक रेट जनरली हाई होता है, उनका हार्ट रेट भी क्या होता है, हाई होता है। इसी तरह आपने अगर एलेंस रूल और बर्गमैन्स रूल पढ़ा होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि पोलर बियर का बॉडी साइज बड़ा होता है लेकिन उसके अपेंडेजेस छोटे होते हैं। वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना चाहता है, हीट लॉस आसानी से नहीं करना चाहता। सो पहली चीज़ तो मुझे समझ में आ गया कि स्क्रॉटम थर्मोरेगुलेशन आसान है क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, और यहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा हीट को क्या किया जा सकता है, लूज किया जा सकता है। नंबर टू, इस स्क्रॉटम स्किन पर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। सो दैट मीन्स इस स्क्रॉटल स्किन के ऊपर जो नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स है वो नॉर्मल से क्या है, ज़्यादा है। स्वेटिंग मीन्स इवेपोरेशन, इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। सो ये दो एडेप्टेशन है जिसकी वजह से इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी टेम्परेचर से, वो हम बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। किसके अंदर, स्क्रॉटम के अंदर अचीव कर सकते हैं। इसीलिए अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा, इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि बहुत ज़्यादा टाइट जो है अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए। और नंबर 2, हम ये भी कहते हैं कि जो चिमनी वर्कर्स होते हैं, जो बेसिकली ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जहाँ पे फ्रंट इंजन होता है, वेयर द टेस्टिस इज कंटिन्यूसली एक्सपोज टू व्हाट, हायर टेम्परेचर, हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर, उनमें स्टेरिलिटी काफ़ी कॉमन हो जाती है। सो दीज ऑल थिंग्स आर नाउ फॉलोइंग इन टू प्लेस। सो आई हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। यहाँ पर एक क्वेश्चन एक और ये आएगा कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से, वो क्या स्टिमुलस है जिसकी वजह से टेस्टिस एक्चुअली डिसेंट करती है। सो व्हाट कॉजेज द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस ड्यूरिंग द फीटल लाइफ। सो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा फीटल टेस्टिस की तरफ, और जो फीटल टेस्टिस है वो फीटल लाइफ में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। सो बेसिकली जो हार्मोन जिसे हम एसोसिएट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और हम जानते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों प्यूबर्टी के बाद डेवलप होना शुरू होना है। सो वी आर सरप्राइज टू फाइंड कि जो फीटल टेस्टिस है वो भी क्या प्रोड्यूस करती है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। हालांकि फीटल लाइफ में ओवरी क्या प्रोड्यूस नहीं करती है, ईस्ट्रोजन। ये बात आप समझ लीजिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी एंड अनदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी। एंड दिस प्रोडक्शन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इज एक्चुअली द स्टिमुलस फॉर द फीटल टेस्टिस टू डिसेंड। सो हमने ये कहा कि ये जो फीटल टेस्टिस डिसेंड करती है, ये डिसेंड करती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन फीटल लाइफ में कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फीटल टेस्टिस। वेरी सिंपल। और एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि नॉर्मली ये डिसेंड शुरू होती है 2nd मंथ में और जाकर के खत्म हो जाती है 7th मंथ में। एक छोटी सी बात और समझिए, हम ये कह रहे हैं कि ये टेस्टिस है लोअर एब्डोमेन में, यहाँ पर टेस्टिस है, इसने डिसेंट होकर के कहाँ आना है, स्क्रॉटम में आना है। तो स्क्रॉटम में आना है, ज़्यादा नीचे गिर गई है लेकिन इसने रुकना कहाँ है, स्क्रॉटम में। मैं उठा लेता हूँ इसको। तो इधर ध्यान से देखिए कि ये टेस्टिस यहाँ रखी है। मेरी क्रिकेट स्किल आपको समझ में आ गई होगी कितनी डेवलप्ड है। सो हमने ये कहा कि जब ये टेस्टिस डिसेंट होगी तो ये डिसेंट होकर के कहाँ पर आएगी, स्क्रॉटम में आएगी। तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड इट विल कार्व अ पाथ फॉर इटसेल्फ। एक रास्ता खोदेगी, ये रास्ता बनाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये फीटल टेस्टिस डिसेंड करेगी सो इट विल कार्व अ पाथ during its descent, and this path is called as the inguinal canal. So inguinal canal is the path that is taken by the testis during its descent from the lower abdomen to the scrotum. तो ये हमने क्या कहा, inguinal canal है। अब हम ये देखते हैं कि इस inguinal canal के contents क्या क्या हो सकते हैं। What can be the contents of the inguinal canal? So पहली चीज़ तो ये समझिए कि मैंने आपसे ये कहा था, एक किसी पर्टिकुलर, जब मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप बॉडी का कट सेक्शन करें, तो अगर आप बॉडी का कट सेक्शन करें जैसे सीटी स्कैन में करते हैं, तो ये आपकी एब्डोमिनल वॉल आ गई चारों तरफ और ये कोई ऑर्गन आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो ऑर्गन है, ये जो एब्डोमिनल वॉल है, इसके अंदर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम, और ये पेरिटोनियम का फोल्ड है जिसे हम कहते हैं मीजेंट्री, और ये मीजेंट्री इसको बॉडी वॉल से सस्पेंड कर रहा है। सो ये ऑर्गन्स अपनी प्लेस में कैसे हैं, क्योंकि दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉडी वॉल बाय देयर मीजेंट्री। व्हाट इज मीजेंट्री? मीजेंट्री इज द फोल्ड ऑफ द मेम्ब्रेनस पेरिटोनियम। सो इसे हमने क्या कहा, मीजेंटरी। सो दिस मीजेंट्री ऑफ टेस्टिस विल बी कॉल्ड एज मेसोर्कियम।
सो इस शब्द को आप समझिए ऑर्काई। ये जो ऑर्काई शब्द है, दिस इज द बेस वर्ड फॉर टेस्टिस। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज ऑर्काइटिस, सो दैट विल बी द इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। सो कुछ बेस टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द मीजेंट्री ऑफ द टेस्टिस। द मीजेंट्री ऑफ ओवरी विल बी कॉल्ड एज मीजोवेरियम। ओवरी की मिजेंट्री को आप क्या कहेंगे? मीजोवेरियम, बट वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट मिजोर्कियम। आप ये समझ सकते हैं कि जब ये टेस्टिस नीचे आएगी तो इसके साथ जो है इसकी क्या आएगी? मिजेंट्री भी आएगी। सो इंग्वाइनल कैनाल में एक तो चीज मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो है मिजोर्कियम। दूसरा, सारे टेस्टिकुलर वेसल्स, टेस्टिकुलर लिम्फेटिक्स, टेस्टिकुलर नर्व्स, ये इसके अंदर होंगे। अगर एक बल्ब ऊपर लगा हुआ है उसको आप खींचते हैं तो बल्ब के साथ के तार भी नीचे आएंगे। सो ये सारे के सारे कंटेंट किस में होने चाहिए? इंग्वाइनल कैनाल में। इंग्वाइनल कैनाल में फिर आप देखेंगे जो भी जगह बच जाएगी उसमें क्या आना चाहिए? कनेक्टिव टिश्यू। इंग्वाइनल कैनाल में बाद में हम देखेंगे एक डक्ट आएगा, फीमेल एसेसरी डक्ट, इसे हम कहेंगे वास डिफरेंस। और इसके अलावा एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, एक मसल आएगी, इस मसल को हम कहते हैं क्रीमेस्टर। और ये जो क्रीमेस्टर मसल है ये आकर के ऐसे टेस्टिस के अंडर सरफेस पे अटैच हो जाती है। सो जब भी ये क्रीमेस्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी सो टेस्टिस विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द बॉडी, एंड जब ये रिलैक्स करेगी इट विल बी डैंगलिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। सो जो क्रीमेस्टर जो मसल है दैट इज इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिफ्लेक्सेस, लेकिन इसके अलावा उसका थर्मो रेगुलेशन में भी रोल है। सो अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्रीमेस्टर क्या कर जाएगी? रिलैक्स कर जाएगी, एंड टेस्टिस विल डैंगल अवे फ्रॉम द बॉडी, इंक्रीजिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द स्क्रोटम एंड फैसिलिटेटिंग द हीट लॉस। और अगर एम्बिएंट टेम्परेचर कम है तो क्रीमेस्टर मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, द टेस्टिस विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द बॉडी वॉल, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द हीट विल बी कंजर्व्ड। So that means apart from sexual reflexes, what we are understanding that cremaster plays a very important role in thermoregulation as well. So I hope this part is again absolutely clear. एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है मेडिकल एंट्रेंस में, उसको हम यहाँ पर करते हैं कि अगर एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि if the testis fails to descend, तो अगर टेस्टिस डिसेंट नहीं कर पाती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्ट ऑर्काइडिज्म। Crypt orchidism. So again you can see the base word is coming here, orchi. So इस condition को हम कहते हैं crypt orchidism. So crypt orchidism is the failure of the testes to descend during the fetal life. अब इसकी वो पूछेगा कि वजह क्या हो सकती है? दो वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये हो सकती है कि जो टेस्टिस जो डिसेंड कर रही है उसको क्या नहीं मिला? एंड्रोजन नहीं मिला, क्योंकि ये जो था ये वो स्टिमुलस था जिसकी वजह से फीटल टेस्टिस फीटल लाइफ में एक्चुअली क्या करती है? डिसेंड करती है। और मैं किस एंड्रोजन की बात कर रहा हूँ? बार बार मैं लिख रहा हूँ इसको, टेस्टोस्टेरोन। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इंग्वाइनल कैनाल नहीं बनी, देयर मे बी अ टफ कनेक्टिव टिश्यू, सो नॉन फॉर्मेशन ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। सो इंग्वाइनल कैनाल नहीं बना, वो खोद नहीं पाया यहाँ पर रास्ते को, और इंग्वाइनल कैनाल प्रॉपरली नहीं बनी या आधी बनी या पौनी बनी, जो भी हुआ, और वो टेस्टिस उसकी वजह से क्या नहीं हो पाई? डिसेंट नहीं हो पाई। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि इसका नुकसान क्या होगा। सो हम ये जानते हैं डिसेंट किस लिए किया था? ताकि इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस हो। सो अगर ये डिसेंट नहीं किया तो क्या नहीं होगा? इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो स्पर्म काउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, देन द मेल इज लाइकली टू डेवलप स्टेरिलिटी. So the male is likely to develop sterility. So cryptorchidism will lead to sterility. एक बात याद रखिए कि इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होना है प्यूबर्टी के बाद में। सो यहाँ से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे पास इस पर्टिकुलर कंडीशन की ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ क्या है। व्हाट कैन बी डन इफ़ अ पर्टिकुलर पेशेंट कम्स टू अस। एक बच्चा आता है हमारे पास जिसमें द टेस्टिस हैव फेल्ड टू डिसेंड और दे आर एग्जिबिटिंग क्रिप्टोर्काइडिज्म। सो अगर हमें ये कॉज मिल गया तो आपको पता है कि आपने क्या देना है? इंजेक्टेबल क्या देने हैं? टेस्टोस्टेरोन। हर काम आपको प्यूबर्टी से पहले करना चाहिए, क्योंकि प्यूबर्टी के बाद में कोई फायदा नहीं होगा। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो आप क्या देंगे? इंजेक्टेबल एंड्रोजन्स देंगे, दे विल लीड टू द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। और अगर ये प्रॉब्लम है कि इंग्वाइनल कैनाल डेवलप नहीं हो पाई या डगअप नहीं हो पाई, देन रेफर दिस पर्टिकुलर पेशेंट टू द प्लास्टिक सर्जन। द प्लास्टिक सर्जन विल कार्व आउट अ पर्टिकुलर सर्जरी, और उससे वो क्या बना देगा? इंग्वाइनल कैनाल, एंड द सर्जरी विल बी कॉल्ड एज ऑर्कियोपेक्सी। इस सर्जरी को हम क्या कहेंगे? ऑर्कियोपेक्सी। और हम ये कह रहे हैं कि ये जब भी होगा ये, अच्छा एक और चीज़,
अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा, मान लीजिए बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे जाता है, एम्स जैसे एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, इसका क्या मतलब है सर आपका, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं करेगी सो वो किस में रह जाएगी, एब्डोमेन में, और एब्डोमेन में इट विल बी कन्फ्रंटेड टू अ हायर देन द यूजुअल टेम्परेचर सराउंडिंग इट। डू यू एग्री विद मी और नॉट? तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं किया तो एब्डोमेन में रह जाएगा, और एब्डोमेन में जो टेम्परेचर है वो स्क्रोटम से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, और हायर टेम्परेचर पे जो स्पर्म्स का जो मेटाबॉलिक रेट है जो बनेंगे वो क्या होंगे, हायर होंगे, और हायर मेटाबॉलिक रेट का मतलब है कि उनकी लाइफ स्पैन और मॉर्टेलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और इस वजह से वो जल्दी मर जाएंगे और इफेक्टिव स्पर्म काउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए अब मैं फिर उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि जो चिमनी वर्कर्स हैं और जो फ्रंट इंजन्स में जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं उनमें स्टेरिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि द टेस्टिस इज कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू द हायर देन द नॉर्मल टेम्परेचर एंड दिस विल लीड टू अ हायर मॉर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म। दिस इज व्हाट आई मीन दैट देयर विल बी नो इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, आपका जो बावल है, जो इंटेस्टीन है, उसके लूप्स अगर किसी एबनॉर्मल पोजीशन में है, अगर कहीं पर ऐसी जगह आपको मिल रहे हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हर्निया। सो प्रेजेंस ऑफ बावल लूप एट एन एबनॉर्मल लोकेशन इज कॉल्ड एज हर्निया। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर ये इंग्वाइनल कैनाल की एब्डोमिनल ओपनिंग लैक्स हो जाए या रिलैक्स हो जाए या ब्रॉडन हो जाए, तो आप जानते हैं यहाँ पर बावल लूप्स होंगे, और वो बावल लूप्स किस में डिसेंड कर जाएंगे, इंग्वाइनल कैनाल में, इंग्वाइनल कैनाल में हो जाएंगे, और इस कंडीशन को आप कहेंगे इंग्वाइनल हर्निया। सो हर्निया का मतलब आपको समझ में आ गया, प्रेजेंस ऑफ बावल लूप्स। अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर इंसीजन किया, और उसकी वजह से वो कुछ देर बाद क्या हुआ कि वो टाँके जुड़े नहीं और वो इंसीजन खुल गया, गैप कर गया वुंड, तो ये बावल लूप यहाँ से बाहर आ सकते हैं, इसको हम इंसीजनल हर्निया कह सकते हैं। इसी तरह अम्बिलिकल हर्निया होती है, एक और हर्निया हम बाद में देखेंगे, उसे फेमोरल हर्निया कहते हैं, यहाँ हम उसको क्या कह रहे हैं, इंग्वाइनल हर्निया। ऑब्वियसली सर्जन शुड एक्चुअली रिड्यूस इट बिकॉज द चांसेस आर ऑफ टॉर्जन, ये घूम सकता है, घूमने के बाद आप समझ सकते हैं यहाँ पर ब्लॉकेज आ सकती है, then it will become a surgical emergency. It may be life threatening in such conditions. So as soon as these are diagnosed, if it is not very small, then larger hernia should always be corrected surgically. So हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करी, वो हमने ये देखा कि जो टेस्टिस की डेवलपमेंट कैसे हुई और इसका डिसेंट कैसे हुआ। When I will come back, I will tell you the structure of the testis and the male duct system. Thank you.